आज भी जब मैं उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीना, तुम कहाँ हो? अरे वहां देखो, क्या हुआ? टीना है? डियर, हमारी बेबी गायब है। क्या? मैंने उसे बाथरूम जाने के लिए एक पल के लिए अकेला छोड़ी थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वह जा चुका था। कोई उसे ले गया होगा। यह मुझे याद दिलाता है जब मैं बाहर बरामदे में झाड़ू लगा रहा था, मैंने सफेद कपड़े पहने एक महिला को जंगल की ओर जाते देखा था। ये टीना ही होगी। तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगा कि टीना की मौत पहाड़ी से गिरने से हुई है। टीना! डार्लिंग रुको। स्वीटी, डोंट क्राई। देखो, मामा यहीं है। टीना, ये तुम हो ना? हम इतने लंबे समय से दोस्त थे। कृपया मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। यह तुम थे जो मुझे इतनी खुशी से सब कुछ बता रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सच तो यह है कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 3 महीने हो चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। मुझे बहुत जलन हो रही थी क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती थी। इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? तो ये हुआ था, अब मैं समझ गया। डियर? टीना, प्लीज मेरी बात सुनो। उसे और हमारे बच्चे को जाने दो। उसने जो किया वह गलत था, लेकिन यदि तुम उसे मार भी दो तो वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वापस नहीं लाएगा। You should let go of this grudge and rest in peace. डार्लिंग, डार्लिंग। क्या आपने सुना? उस गांव के जंगल में एक भूत है। हाँ, मैंने सुना है। इसने एक पति और पत्नी को मार डाला था। ठीक है, जिन्होंने उसे देखा है वह कहते हैं कि वह सुंदर है, लेकिन उसकी पीठ में एक बहुत बड़ा छेद है और तुम उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी देख सकते हो। बहुत डरावनी है। नॉट जस्ट दैट, उसके पास हमेशा से एक बच्चा था।
मेरे पति 6 महीने पहले लापता हो गए थे। वह रोज की तरह अपने घर से निकलते थे और कभी घर वापस नहीं लौटे। यह पूरे मोहल्ले के लिए एक भयानक सदमा था, क्योंकि हमारे इस छोटे से शहर में पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पड़ोसियों की घर की तलाशी की और उनके घरों में रहने वालों से भी पूछताछ किया, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला कि उसके साथ क्या हुआ था। हमारे परिवार तबाह हो गए थे। जितने भी लापता पोस्टर्स चिपकाए गए थे वो सभी धीरे धीरे हटने लगे थे और उसके ऊपर दूसरे किसी एड्स या मिसिंग पोस्टर्स चिपकाए जा रहे थे। पुलिस की ओर से भी अपडेट कम होती जा रही थी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे पति रिक अब कभी वापस नहीं आएंगे। एक हफ्ते पहले मैं अपने बगीचे में अपने फूलों को पानी दे रही थी जब मैंने बगीचे के दरवाजे की खुलने की आवाज सुनी। मैंने उस दिशा में अपना सिर हिलाया और वह वहीं था, ठीक वैसे ही जैसे वह जिस दिन गायब हुआ था। वह दिखने में बिल्कुल वैसे ही था। रंग गोरा, चमकदार नीली आंखें और हल्के सुनहरे भूरे रंग की बाल। ये देखकर मैं सदमे में थी। हमारे परिवारों ने उसके लिए मातम भी मनाए थे और वह फिर भी हमारे बीच खड़ा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, तभी उसने कहा कि मैं नहीं जानता। उसे पिछले 6 महीनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हमारे सभी परिवार और दोस्त काफी खुश हो गए थे। वे लोग इसे देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे और मुझे भी इसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझ सकती थी कि यह सब कितना अजीब था। मेरे फैमिलीज मेरी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बगल में सो रहा आदमी मेरा पति नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैं सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी और मुझे हॉरर फिल्में देखना भी पसंद नहीं है। लेकिन ये पूरी सिचुएशन को देखकर मेरी रोंगटे खड़ी हो रही थी। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम सो श्योर। एक बार ऐसा करने के बाद आशा है कि आप में से कोई एक मुझ पर विश्वास करेंगे और आप मुझे बता सकेंगे कि क्या करना है। सुबह रिक के घर आने के बाद मैंने उसे एक कप चाय पिलाई। जब मैंने उसे चाय दिया तो उसने मुझे एक बड़ी स्माइल दी। फिर उसने टेबल पर रखी प्लेट से चीनी का एक क्यूब लिया और उसे कप में गिरा दिया। इसके वापस आने से हमारे घर अस्त व्यस्त हो गया था और मैं अभी भी सदमे में थी, इसलिए मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोची थी, लेकिन यह मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन मेरे पति ने कभी भी अपनी चाय में चीनी नहीं डाली थी। वह हमेशा इस बात पर अड़ा रहता था कि इससे उसका स्वाद खराब हो जाता है और मैं कभी गलती से उसके कप में चीनी डाल दूं तो वह बहुत गुस्सा हो जाया करता था। और फिर भी उस आदमी के पास चीनी थी। कुछ दिन पहले जब वह अपनी माँ से मिलने बाहर गया था, मैंने एक गोल्फ टूर्नामेंट रिकॉर्ड किया जो टीवी पर दिखाया जा रहा था। रिक का एक फेवरेट गोल्फर था जो वह उसके साथ compete करना कभी मिस नहीं करता था। यहाँ तक कि वह गोल्फ का इतना दीवाना था कि उसने हमारे एनिवर्सरी की रात की डिनर को भी मिस कर दिया था। जब वह अपने पेरेंट्स के घर पर वापस आया तो कुछ परेशान लग रहा था। उसने मुझे थैंक्स कहा, आई डोंट नो वाई, और उसने गोल्फ मैच भी नहीं देखा। फिर एक रात मैं लगभग 2 बजे उठी और रिक का चेहरा अपने से कुछ इंच की दूरी पर देखा। मुझे अपनी आंखों से एक टक्के देख रहा था। मैंने थोड़ी सी घबराई हुई हंसी दी और पूछा, बेबी तुम क्या कर रहे हो? और उसने जवाब नहीं दिया लगभग 30 सेकंड्स तक। फिर वह अचानक मुस्कुराया और बोला, सॉरी हनी, कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये रियल है।
फिर उसने अपनी करवट बदली और सो गया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। कल उसके घर आने के लगभग 1 हफ्ते बाद पड़ोस ने उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक स्ट्रीट पार्टी की। हमारे पड़ोस से उसे हर कोई देखने के लिए आया और उसे बताया कि वे कितने खुश हैं कि वो ठीक है। मेरा पति मेरे साथ मेरे कमरे में हाथ रखकर भी खड़ा नहीं हुआ और वह पड़ोस से आए छोटे छोटे बच्चों के साथ अजीब ढंग से बात कर रहा था। जैक्सन हमारे पड़ोसी की सैली का बच्चा पिक अबू गेम खेलना चाहता था और रिक खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ खेला, जो कि मेरे पति ने ऐसा कभी नहीं किया था। रिक हमेशा कहता था कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए हमारे पास कभी कोई बच्चा नहीं था और इसलिए वह कभी भी पड़ोस के किसी भी बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहता था। सैली आज सुबह ही वह हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। उसका बहाना वह ब्राउनी की ट्रे थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ हमारे घर आने के लिए अपना रास्ता बनाना चाहती थी ताकि वह खुद देख सके कि सिचुएशन क्या है। उसके जाने के बाद मैंने उसे ना समझ कहा। रिक हंसा, मेरे सिर को चूमा और मेरी बात मान लिया। तब तक मुझे यह यकीन हो गया था कि वह वास्तव में वह नहीं हो सकता है। रिक हमेशा इतना पागल हो जाता था जब भी मैं सैली का अपमान करती थी, जैसे मुझे उससे नफरत करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। उसने उसका बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। अगर वह किसी एक्सीडेंट या कुछ और में होता तो वह उसे किसी प्रकार की ब्रेन में चोट होती जिसके कारण वह अपने लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें भूल जाता। तो यह माना जा सकता है कि इसी की वजह से उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर मैं यह सब पुलिस को रिपोर्ट किया तो पुलिस मुझे क्या बताएगी। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे यकीन क्यों है कि यह आदमी मेरा पति नहीं है। इसके पास कोई चोट की निशान भी नहीं है। अगर वह वास्तव में रिक होता तो उसके माथे के किनारे पर गोल्फ क्लब का निशान होता जिससे उसे मैंने मारा था, लेकिन कुछ भी निशान नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ अपना बेड शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह मेरा पति नहीं है। सो व्हाट द हेल आई एम गोइंग टू डू। मैं अक्सर अपने गर्लफ्रेंड के घर जाया करता था। मैं बहुत सोता था। मैं आम तौर पर लिविंग रूम में सोफे पर सोता था और कमरे में टीवी के काफी करीब 2 मिरर्स थे। जब टीवी बंद था तब मैंने देखा कि मेरे पीछे से किसी की परछाई चल रही थी। मुझे लगा कि शायद टीवी स्क्रीन फ्लिकरिंग कर रही होगी। फिर एक शाम मैंने अपनी स्केच बुक लेने के लिए लिविंग रूम में चला गया ताकि मैं उसके बेडरूम में स्केच कर सकूं। मैं झुका और स्केच बुक को लिया और सीधा खड़ा हो गया। और तभी मैंने आईने में देखा और मेरे पीछे एक आदमी था और यह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हॉलवे में खड़ा एक आदमी लिविंग रूम की ओर जाता है। वह औसत कद का था। उसके सिर में बाल भी नहीं थे और वह बूढ़ा भी था। मैं उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। और वहां कोई नहीं था और मैंने फिर से आईने की ओर देखने के लिए मुड़ा और तब तक वह गायब हो गया था।
मुझे थोड़ा डर लग रहा था। एक और बार हम बस लिविंग रूम में बैठे हुए थे और तभी हमने छोटे बच्चों की दौड़ने की आवाज़ सुनी। मेरे गर्लफ्रेंड के 2 वयस्क भाई बहन थे, लेकिन वो हमें अकेला छोड़कर काम पर गए हुए थे। उस समय मैंने लिविंग रूम के बजाय अपने गर्लफ्रेंड के कमरे में सोने का फैसला किया। आधी रात को मेरी नींद अचानक से खुल गई। मैंने देखा कि दीवार से मेरी गर्लफ्रेंड के पोस्टर्स धीरे धीरे उखड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई इस पोस्टर्स को अपने हाथों से उखाड़ रहा हो। अगली सुबह मेरे फ्रेंड ने उस पोस्टर्स को यह कहते हुए वापस रख दिया कि मुझे इस पोस्टर्स के लिए बेहतर टेप लाने की ज़रूरत है। मेरी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार अंततः बाहर चले गए क्योंकि वे अब वहां रहने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। घर में जो कुछ हुआ था उसके बारे में हमने वास्तव में कभी बात नहीं की थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने अंत में कहा, यार तुम्हारा घर हॉन्टेड था, मुझे आशा है कि तुम्हें इसका एहसास होगा। तभी उसने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है कि यहाँ कोई रहता था, कोई एक आदमी रहता था और साथ में उसकी पोती भी रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद खुद को और अपने पोती को मार डाला था, तो शायद यहाँ उन्हीं के आत्मा भटकते होंगे। यह बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। फिर उसने एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल को ढूंढ कर निकाला जिसमें उस मर्डर की खबर छपी हुई थी, और उस न्यूज़पेपर में जिस मर्डर की न्यूज़ थी उसी में उस आदमी की भी तस्वीर थी जिसे मैंने अपने पीछे खड़ा देखा था। अब मेरे गर्लफ्रेंड को गए हुए 10 साल बीत चुके थे। अब मेरे पास उसकी घर की एड्रेस भी नहीं है। आज भी जब मैं उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।